मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम है मोक्ष शास्त्र, और इसके आज तीसरे अध्याय पर अपन चर्चा करेंगे। तीसरा दिन है आज, और तीसरे अध्याय पर आद्य उपांत चर्चा। तीसरे अध्याय में कुल 39 सूत्र हैं, 39, और इन सभी सूत्रों पर आज अपन चर्चा करेंगे। अधोलोक का वर्णन है, और इस अधोलोक के वर्णन के लिए ही यह तीसरा अध्याय समर्पित है, अधोलोक और मध्यलोक के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अधोलोक को जानने के पहले हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी लोक के संबंध में करते हैं। ये लोक अपने सामने दिख रहा है। लोक कहाँ है, उसका आकार कितना है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, घनफल आदि सब कितना कितना है, ये सब अपन सामान्य रूप से देख लेते हैं। कहाँ पर है लोक? तो अलोकाकाश के मध्य में, माने पूरा जो अनंताकाश है, उस अनंताकाश के बीचों बीच एकदम सेंटर में लोकाकाश है, माने लोक है। आकार कैसा है लोक का? तो पुरुषाकार है, बराबर पुरुषाकार आकार है, अथवा दूसरे एंगल से कहें 1.5 मृदंगाकार। ठीक है, नीचे जो रखा है वो आधा है, उल्टा रखा है, और ऊपर रखा है जो पूरा का पूरा मृदंग रखा है। तो ऐसा 1.5 मृदंगाकार भी इसका आकार कहते हैं। ऊंचाई कितनी है लोक की? 14 राजू है। लंबाई उत्तर दक्षिण में कहेंगे तो सर्वत्र 7 राजू है, और चौड़ाई पूर्व पश्चिम में अलग अलग है, 4 वैरायटी में है। सबसे नीचे 7 राजू, फिर मध्य में 1 राजू, फिर और ऊपर 5 राजू, सबसे टॉप पर 1 राजू। तो इनको अपन जोड़ेंगे तो 14 आता है। 7 1 8, 8 5 13 और 1 14, और 4 चौड़ाई है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 चौड़ाई आ जाएगी। तो 14 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा, 3.5। तो 3.5 राजू ये हो गई चौड़ाई। और टोटल इसका घनफल यदि निकालेंगे तो निकलता है घनफल 343 घन राजू। कैसे निकलता है? तो अपन सामान्य रूप से देखें, ऊंचाई है 14 राजू और मोटाई है सब तरफ 7 राजू। तो 14 में 7 का गुणा किया तो 98, और उसमें चौड़ाई सब जगह है 3.5 राजू। तो 98 में 3.5 राजू का गुणा करेंगे तो 343 घन राजू आ जाता है। तो 343 घन राजू, ये पूरे लोक का घनफल जानना चाहिए। अब इसी लोक के बीच में है त्रसनाली। ये त्रसनाली क्या होती है? जैसे अपने यहाँ नहीं होती नालियां, अपने यहाँ छोटी छोटी नालियां होती हैं जिसमें त्रसजीव बहते रहते हैं। वो बहुत बड़ी नाली है, बहुत चौड़ी है, बहुत ऊंची है, तो उसमें भी त्रसजीव रहते हैं। तो त्रसनाली के बारे में बताते हैं कितनी है। सबसे पहले कहाँ है? तो कहा लोक के बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है, लोक के मध्य में है। ऊंचाई कितनी है? कुछ कम 13 राजू, कुछ कम 13 राजू। होने को तो पूरी जो हाइट है उसकी 14 राजू है, इसको अपन लोक नाड़ी कहते हैं। और त्रसनाली के जिसमें त्रसजीव पाए जाते हैं, तो इस दृष्टि से कि कुछ कम 13 राजू में त्रसजीव पाए जाते हैं, इसलिए त्रसनाली इतनी जानना। लंबाई कितनी है उसकी? 1 राजू, और चौड़ाई भी 1 राजू। और घनफल
कुछ कम 13 घनराजु, इतना उसका घनफल निकलेगा। निवास कौन करता है उसमें? त्रस और स्थावर सभी हैं। और इसका नाम त्रसनाली कैसे पड़ गया? त्रस जीवों की मुख्यता से, त्रस जीव इसके बाहर नहीं रहते हैं, इस अपेक्षा से इसका नाम त्रसनाली पड़ गया। ये हो गया लोक का सामान्य परिचय, उसके अंदर त्रसनाली। और अभी हमें चर्चा करना है अधोलोक की। तो अधोलोक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसा है अधोलोक, कितना है अधोलोक, कहाँ है अधोलोक। लोक का जो निचले वाला हिस्सा है वो है अधोलोक। जैसे मनुष्य का एक कमर, कमर से लेके नीचे का हिस्सा है वह अधोलोक है। तो ऐसे ही लोक के एकदम नीचे वाला हिस्सा कहलाता है अधोलोक। ये कहाँ से प्रारंभ होता है? मेरु पर्वत की जड़ से, नीचे से प्रारंभ होता है। आकार कैसा है इसका? अर्ध मृदंगाकार है। ऊंचाई कितनी है? 7 राजू। ऊंचाई 7 राजू है। लंबाई कितनी है? सब जगह 7 राजू है। और चौड़ाई, हाँ, नीचे 7 राजू और ऊपर 1 राजू, तो 7 और 1 8। अब चौड़ाई 2 हो गई तो उसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 4। 4 राजू आ गई चौड़ाई। तो यदि अपन इसका घनफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा अधोलोक का घनफल? ऊंचाई 7 राजू, लंबाई 7 राजू, 7 में 7 का गुणा किया तो 49, 49, 49। और चौड़ाई है अपने पास 4 राजू, तो 49 में 4 का गुणा करेंगे तो 196, 196, 196 घन राजू ये अधोलोक का घनफल आता है। ठीक है, तो ये हो गया अधोलोक का घनफल 196 घन राजू। निवास कौन कौन रहते हैं अधोलोक में? ज्यादातर तो सब कहते हैं नारकी रहते हैं, है ना, लेकिन डिटेल में देखें तो कौन कौन? एकेंद्री भी रहते हैं, नारकी भी रहते हैं, भवनवासी भी रहते हैं और व्यंतर भी रहते हैं। भवनवासी व्यंतरों का वहां पर निवास है। इस तरह से अपन ने अधोलोक का सामान्य परिचय यहाँ पर प्राप्त किया। अब अपन सीधे पहले सूत्र पर आते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। इसका अर्थ है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातमा प्रभा, ये 7 भूमियां घनाम्बु बात और आकाश के सहारे स्थित हैं तथा क्रम से नीचे नीचे हैं। नरक कितने होते हैं? ज्यादातर जिससे भी पूछो नरक कितने, सब कहते हैं 7, जबकि नरक पृथ्वियां 7 होती हैं। पृथ्वियां 7 होती हैं, नरक 7 नहीं होते हैं। सामान्य रूप से कह देते हैं सब नरक 7, लेकिन नरकों की संख्या तो है 84 लाख। 84 लाख जो बिल हैं उनको कहते हैं 84 लाख नरक। और ये तो पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां होती, नरक 7 पृथ्वियां। तो इसमें 7 नरक पृथ्वियों के नाम बता दिए, रत्न प्रभादी। और ये कैसे हैं, ये सब किसके आधार से हैं? पहला घनाम्बु, माने इसका पूरा नाम है घनोदधि बात वलय, इसके आधार से 7 नरक पृथ्वियां। फिर घनोदधि बात वलय का आधार क्या है? घनवात वलय। और घनवात वलय का आधार क्या है? तनुवात वलय। और तनुवात वलय के बाद क्या है? आकाश है। और वह स्वप्रतिष्ठ है, उसके लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से 7 पृथ्वियां कैसे स्थित हैं बताई। और ये सब की सब अधो अधा,
माने एक के नीचे एक हैं, माने पहली रत्न प्रभा पृथ्वी, फिर उसके नीचे शर्करा प्रभा, फिर बालू का प्रभा, इस क्रम से ये 7 नरक पृथ्वियां बता दी। अब 7 नरक पृथ्वियों में कितने बिल हैं तो उन बिलों की संख्या कहते हैं। तासु 63 सप्तविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैवे यथाक्रमम। तासु माने उनमें, उन पृथ्वियों में, 63 माने 30, पंचविंशति 25, पंचदश 15, 10 10, त्रि माने 3 और पंच ऊन 1, 5 कम 1, ऊन माने कम, 5 कम 1 क्या है? नरक शत सहस्राणी, नरक हैं कितने? शत सहस्राणी, शत माने 100, सहस्र माने 1000, 100,000। 100,000 थोड़ा ज्यादा सा लगता है ना। अब देखा जाए 100,000 और 100,000 को देखें तो 1 लाख, 100,000 मतलब लाख। तो यहां कहा कितने? 100,000 नरक, 100,000 नरक। लेकिन अब इसमें भी कितने कहे? जैसे 30 लाख तो 30 लाख नरक, 30 कहे 30 लाख नरक, फिर 25 लाख नरक, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक। इस तरह से कुल मिलाकर 84 लाख नरक होते हैं। ये दूसरा सूत्र हुआ। अभी जो 3 वात वलयों की चर्चा आई थी, 3 वात वलयों के थोड़े से स्वरूप पर भी अपन 2 मिनट में बात कर लेते हैं। पहला कौन सा था? घनोदधि वात वलय। क्या होता है घनोदधि? घन माने ठोस, उदधि माने जल, और वात माने वायु, और वलय माने घेरा। तो ठोस जलवायु का घेरा। अपने होने को साइंस भी आजकल मानती है सारी चीजें कि जलवायु का पूरा घेरा है। तो ऐसा ठोस जलवायु का घेरा जिसको वाष्प कहते हैं, इस पर टिके हुए हैं अपनी 7 नरक पृथ्वियां। अगला है घनवात वलय। घनवात वलय, इसमें से माने इसमें जल नहीं है, तो घनवात माने ठोस वायु मात्र है, मोटी हवा। और तीसरा है तनुवात वलय। तनु मतलब पतली, और वात माने वायु, वलय माने घेरा। पतली हल्की हल्की वायु का घेरा है, उसको कहते तनुवात वलय। और इन तीनों वात वलयों पर अपना ये लोक, ये सब टिका हुआ है। कई लोगों को लगता है हवा के ऊपर कैसे टिक सकता है? क्यों नहीं टिक सकता? हवा के ऊपर अपने जो ट्रक चलते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर और 10 व्हीलर और 20 व्हीलर, इतने बड़े बड़े जो ट्रक और गाड़ियां चलती हैं, किस पर टिकी रहती? हवा के ऊपर ही तो टिकी है। उसमें हवा भर देते हैं, तो उन पर जब इतना इतना बड़ा वजन जा सकता है, तो इन पर क्यों नहीं? हाँ, तो इसलिए और तो और ये जो ट्यूब वगैरह रहते हैं उनमें तो कितने से हैं? छोटे छोटे। इनके ट्यूब कितने बड़े बड़े हैं? 20,000 योजन का एक घनोदधि वात वलय। अब 20,000 योजन मतलब एक योजन ही 6,000 किलोमीटर का है। एक योजन 6,000 किलोमीटर का, ये बड़ा योजन की बात कर रहे हैं तो है। हाँ, तो ये तो माने 6,000 किलोमीटर, और ये कितने कितने 20,000 योजन की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा टायर है, ट्यूब है, तो उस पर पूरे लोग क्यों नहीं टिक जाएगा? और 3 हैं ऐसे 20,000 योजन के, इसलिए इन पर पूरा लोक टिका हुआ है।
इसमें कोई बाधा नहीं है। सूत्र नंबर 3 नारिकियों के बारे में बता रहे हैं। नार का नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। जो नारिकी हैं वे कैसे हैं, अधोलोक में जो नारिकी रहते हैं वो कैसे हैं। नित्या माने नित्य, अशुभतर लेश्या अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह वेदना और विक्रिया वाले होते हैं। ये अशुभतर आदि सब कैसे बनते हैं इनके बारे में देखो, ये नीचे चार्ट बना हुआ है। लेश्याएं भी कैसी, द्रव्य लेस्या शरीर का रंग तो अति कृष्ण है, काला है, और भाव लेस्याएं भी होती हैं तो 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत। तो ऐसी अशुभ लेस्याएं ही हैं वहां। परिणाम, यहाँ परिणाम का अर्थ भाव नहीं समझना है ना। कई लोग यहाँ परिणाम माने उनके भाव अशुभतर होते हैं। यहाँ परिणाम का अर्थ लेना है क्षेत्र का, जो वहाँ क्षेत्र है वो अशुभ, वहाँ अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण सब कुछ अशुभ है, इसलिए वहाँ परिणाम से यहाँ पर क्षेत्र संबंधी लेना है। देह कैसी है, अशुभतर, कुंडक संस्थान है वहाँ, धातुओं से सहित है, ऐसे हुंडक संस्थान वाला उनका देह बहुत भयानक होता है, डरावना। कोई देख ले तो उनको देखकर ही डर जाए, ऐसा भयानक उनका शरीर होता है। वेदना है कितनी, शीत माने ठंडी के दुख, गर्मी के दुख, रोग भूख प्यास आदि के दुख। रोग भी तो करोड़ों करोड़ों होते हैं उनके रोग, तो ऐसे बहुत ही अनेक रोगों वाले वे होते हैं, इसलिए वेदना भी बहुत है। विक्रिया भी अशुभ विक्रिया, अपृथक विक्रिया होती है उनकी, और अशुभ ही होती है, माने अपने शरीर को वो चाहें तो कोई अच्छा नहीं बना सकते, बनाएंगे तो सब बुरा बुरा ही बनेगा। चील, कौए, शेर हैं, भालू, ऐसे ऐसे वे अपने ही शरीर के रूप बना लेते हैं। कभी हथियारों रूप बना लेते हैं, तलवार आदि बना लेना। तो इस तरह से अपने शरीर को ही अशुभ रूप में ही, अशुभ विक्रिया रूप में ही कर सकते हैं। और ऐसी हो गई ये अशुभ देह वेदना विक्रिया। ये यहां तक तो ये 3 सूत्र में बात कही। अब आगे उनके और दुखों के बारे में बताते हैं कि नारिकियों के कैसे दुख होते हैं। कहते परस्परोदीरित दुखाहा, परस्पर में एक दूसरे को उदीरित माने उत्पन्न करते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। एक नारिकी दूसरे नारिकी को तकलीफ देता है? कैसी तकलीफ देता है? जैसे अपन पुराने जमाने के हॉस्टल के बारे में सुनते ना, आजकल भी होते होंगे। ये हो गया परस्परोदीरित दुख। फिर तो बाद में भी एक दूसरे को मार काट लगातार चलती रहती है, कभी भी उनको शांति वहां पर नहीं मिलती है। ऐसे दुख वहां पर देते हैं। कदाचित, कदाचित दोस्ती की संभावना होती तो नहीं, मान लो बहुत लड़ लिया, थोड़े से शांत होने का प्रयास भी करे ना, तो वहां पर असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, तो असुर कुमार जाति के देव नहीं छोड़ते वो, लेकिन बस इतना है कि 3री नरक पृथ्वी तक ही जाते हैं, उसके नीचे नहीं। संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या, 4थी भूमि से पहले तक वे संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुखों वाले भी होते हैं। 3री नरक पृथ्वी तक तो भिड़ाने का काम करते हैं। हाँ, माने वहां के जो असुर कुमार जाति के वे तो भिड़ाते हैं, ऊपर के समझाने भी आ जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सब भिड़ाते ही है, नीचे वाले भी समझाने वाले समझाते भी होंगे। जो मंद कसाई होते होंगे वे नारिकियों को समझाते भी हैं। और असुर कुमार जाति के देव, और असुर कुमारों में भी सब असुर कुमार नहीं, जो कुछ अम्बावरी आदि जाति के कुछ विशेष होते हैं, वे अधोलोक में नारिकियों को भिड़ाते हैं।
भिड़ाते भी हैं और भिड़ाने के साथ खुद भी पिटाई करते हैं। हाँ, खुद भी उनको वहां पर उस पे घास पे घसीटते हैं, घास पर घसीटते हैं, और कभी कढ़ाई में तल देना, और कभी भालों की उस पे डाल देना, माने बहुत प्रकार का, कभी आरे से काट देना, कभी हाथ पैर तोड़ देना, और ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के कष्ट उनको। हाँ, सब नेगेटिव। तेल वगैरह, ये तेल तो सारा विक्रिया से निर्मित है। हाँ, विक्रिया से सारा, माने कढ़ाई वगैरह भी बनना, ये सारा सब विक्रिया से निर्मित। जैसे तलवार भी चाहे तो हाथ कोई तलवार बना दें, वो उसी से ही शुरू हो जाए, तो इस तरह से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे चील कौए भी, ये सब भी खुद बन जाते हैं, और सब एक दूसरे को ऐसे तकलीफ देते हैं। कभी कोई गुफा बन जाता है, माने ऐसे भी होते हैं कि कोई एक नार की गुफा बन गया और ऐसे जगह कर ली, और उसमें दूसरे नार की गुफा जाने के अंदर घुसते हैं, तो वे वहीं उनको दबा देते हैं। माने बहुत वैरायटी के अनेक अनेक प्रकार के कष्ट वहां पर इनके द्वारा दिए जाते हैं। इस तरह से वहां पर नारकी बहुत दुखी होते हैं, इतनी चर्चा यहाँ पर की गई है। इसमें ज्यादातर तो जो देव भिड़ाने जाते हैं, ये अधोलोक में ही देव रहते हैं। अभी यहाँ पर बता ही दिया। पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा। रत्न प्रभा के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। तो खर भाग और पंख भाग में तो देव रहते हैं, भवनवासी और व्यंतर, और अबहुल भाग से नारकी चालू होते हैं। तो वहीं पर ही देव हैं, वो नीचे नीचे जाके भिड़ाने का काम करते हैं। 6वें सूत्र पर आते हैं। तेस्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंश सागरोपमा सत्वानाम पराय स्थिति। वहां पर नारिकियों की स्थिति बता रहे हैं। स्थिति माने रहने का काल, उनकी आयु कितनी है। तो सबसे पहले एक जो पहली पृथ्वी 1 सागर, ये उत्कृष्ट आयु है। पहली नरक पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 1 सागर। जघन्य तो 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट है 1 सागर। दूसरी पृथ्वी की है 3 सागर उत्कृष्ट। चौथी पृथ्वी की है, तीसरी पृथ्वी की 7 सागर। चौथी पृथ्वी की 10 सागर। 5वीं पृथ्वी की 17 सागर। 6वीं पृथ्वी की 22 सागर, और 7वीं पृथ्वी की 33 सागर। इस तरह से इन 7 नरक पृथ्वियों में इतनी इतनी उत्कृष्ट आयु जानना चाहिए। इसमें विशेष इतना कि पहली नरक पृथ्वी में जघन्य है 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट है 1 सागर। अब 1 सागर जो पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट है, वह की जघन्य है, और सूक्ष्मता से मिलाना हो 1 समय और मिला दो, 1 सागर 1 समय। ये अगली अगली पृथ्वी में पूर्व की पृथ्वियों की जघन्य होती चली जाती। पहली पृथ्वी की उत्कृष्ट 1 सागर है, तो दूसरी पृथ्वी में वो जघन्य हो जाएगी। दूसरी पृथ्वी की उत्कृष्ट 3 सागर है, तो तीसरी पृथ्वी में वह 3 सागर जघन्य हो जाएगी। राजा श्रेणिक का जीव, आपका प्रश्न है, राजा श्रेणिक का जीव जो नरक में है, तो पहली नरक पृथ्वी में है, शायक सम्यक दृष्टि है, और उसकी आयु है 84,000 वर्ष की। तो आपका प्रश्न है कि अब वे भी सम्यक दृष्टि भी इतनी यातनाएं भोगते हैं, बताओ। नहीं, आप तो बोल सकते हैं, ये चर्चा है, चर्चा तो चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां राजा श्रेणिक भी इतनी यातनाएं सहते हैं, उनकी भी लड़ाई झगड़ा मारपीट सब होती है। बस इतना है कि मिथ्या दृष्टियों को जो कष्ट होता है, उसकी अपेक्षा इनका कम होगा। क्यों होगा? सम्यक दृष्टि है ना,
माने उस शरीर से भेद विज्ञान है उसको, इस कारण से तुलनात्मक देखेंगे तो उनसे कम होगा, क्योंकि वो जो आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं ना, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागटी, तो अंतरंग में वो भेद विज्ञान का सुख भी भोग लेते हैं, लेकिन बाहर की प्रतिकूलता तो होती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट तो उनके भी चलती है, तो इतना तो चलेगा। इस तरह से अपन ने 7 नरक पृथ्वियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त यहाँ पर की है। विस्तार तो बहुत है, लेकिन अपन को पूरा अध्याय ही करना है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन सीधे मध्यलोक की ओर, आगे बढ़ते हैं मध्यलोक की ओर। 7वां सूत्र, जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। मध्यलोक में जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवणोद आदि शुभ नाम वाले समुद्र हैं। बहुवचन लिखा है समुद्राः, माने बहुत सारे हैं। अब इसकी और टीका यदि करें तो कितने हैं? असंख्यात हैं। अब असंख्यात में भी जानना हो कितने असंख्यात, तो 25 कोड़ा कोड़ी है अद्धा पल्ल के रोम के बराबर, 25 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों के प्रमाण। और सागरों में जाना हो तो 2.5 सागर। ठीक है, इस तरह से असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र ये मध्यलोक में पाए जाते हैं। सब शुभ नाम वाले अच्छे नाम हैं, किसी के ऐसे नाम नहीं है जो अच्छे नहीं लगते हों, सब अच्छे नाम वाले। जैसे लोक में तो कई लोगों के नाम जैसे चाहे रख देते हैं, है ना, कालू राम, ऐसे राम, जो भी है, कभी कभी वैसे ही अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये नाम सभी के सभी अच्छे नाम वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सभी कैसे कैसे सेट हैं, कैसे कैसे जमे हुए हैं, तो उनके बारे में बताते हैं। द्विर द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृतयः। द्विर द्विर विष्कंभाः, ये सभी दूने दूने व्यास वाले हैं। जैसे जम्बूद्वीप है 1 लाख योजन व्यास वाला, तो फिर लवण समुद्र कितना होगा? 2 लाख योजन व्यास वाला, एक तरफ की ओर, है ना, दूसरी तरफ माने वो सब तरफ 2-2 लाख हो जाएगा। और पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलयाकृत्या, पूर्व पूर्व को घेरे हुए हैं। जैसे जम्बूद्वीप पहला है, फिर अगला है लवण समुद्र, तो लवण समुद्र जम्बूद्वीप को घेरे हुए है। फिर लवण समुद्र के बाद धात्वी खंड द्वीप है, एक द्वीप है एक समुद्र, एक द्वीप है फिर एक समुद्र, तो अगले अगले वाले पिछले पिछले को घेरे हुए हैं। आकार में देखा जाए तो बलयाकृत्या सब गोल हैं, गोल हैं। अब गोल में भी ये समझना कि जम्बूद्वीप थोड़ा अलग टाइप का गोल है और बाकी द्वीप और समुद्र थोड़े अलग टाइप के गोल हैं। कैसे गोल हैं? जम्बूद्वीप थाली के आकार के समान गोल है। थाली रख दें तो नीचे से बराबर, नीचे से भी पूरा जम्बूद्वीप है और ऐसा गोल भी है। और बाकी समुद्र और द्वीप चूड़ी के आकार के समान गोल हैं। चूड़ी जो होती है तो बस एक एक चूड़ी उसके बाद में रखते जाएं, तो ऐसे गोल चूड़ी के समान आकार वाले गोल जानना चाहिए। चलिए, मध्यलोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें दी है, अपन देख लेते हैं कि मध्यलोक कहाँ है। तो कहा मेरू की जड़ से मेरू की चूलिका तक, मेरू की जड़ जहां से प्रारंभ होती है वहां से लेके कहां तक? सुमेरु पर्वत की चोटी तक, एकदम चूलिका जो होती है वहां तक। अब ऊंचाई कितनी है मध्यलोक की? 1,40,000 योजन इस मध्यलोक की ऊंचाई है। लंबाई कितनी है? 1 राजू, मध्यलोक की लंबाई 1 राजू है। चौड़ाई भी 1 राजू, चौड़ाई और लंबाई 1-1 राजू है। कौन कौन निवास करता है मध्यलोक में?
मध्यलोक में। ज्यादातर तो लोग तो सोचते हैं मनुष्य और तिर्यंच होंगे। मनुष्य भी हैं, तिर्यंच भी हैं, देव भी हैं। देवों में भी 3 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। हाँ, भवनवासी भी हैं, व्यंतर भी हैं और ज्योतिषी भी। 3 प्रकार के देव मध्यलोक में रहते हैं। रचना कैसी है? असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं और सबसे अंत में 4 कॉर्नर हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 9 पर आते हैं। 9वां, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंभो जम्बू द्वीपः। उन सबके बीच में गोल और 1 लाख योजन विस्कंभ वाला जम्बू द्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत है। माने पूरा जो मध्यलोक है, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, उसके मेन सेंटर में है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप कैसा है? एकदम गोल है और उसके मध्य में नाभि के समान, नाभि तो सब जानते हैं, नेवल, है ना। और जैसे बॉडी में नेवल एकदम सेंटर में होती है, उसी तरह से सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के सेंटर में है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जम्बू द्वीप के बारे में और जाने। जम्बू द्वीप का विस्तार है 1 लाख योजन व्यास। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन व्यास। सुदर्शन मेरु की नाभि, जो मेरु है वह बिल्कुल नाभि के समान जम्बू द्वीप में सेंटर में स्थित है। जम्बू द्वीप में क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्र हैं। अभी सूत्र में आएगा। ये क्षेत्र 7 कैसे बन गए? 6 पर्वतों के कारण से। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत गए हैं पूरब से पश्चिम तक, और 6 पर्वत गए हैं, तो उनके बीच बीच का जो एरिया बचा तो 7 क्षेत्र बन गए। सरोवर, पद्मादि 6 सरोवर हैं, और नदियां सामान्य रूप से महानदियां 14 हैं। अब आगे देखें सुमेरु पर्वत के बारे में। चलो ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी, फिर वो वन और उनके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। सीधे आते हैं 7 क्षेत्रों की ओर। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, उसके लिए सूत्र है भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भारत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र कहलाते हैं। हाँ, अभी इसमें आएगा भरत क्षेत्र। देखो भरत क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी तो इतनी अपन जाने अभी। भरत क्षेत्र पहला नंबर का क्षेत्र है, और इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच में से एक विजयार्ध पर्वत निकला है। तो भरत बीचों बीच में से विजयार्ध पर्वत निकला है, तो भरत क्षेत्र के 2 डिवीजन हो गए, 2 भाग हो गए। अब 2 भागों के अलावा भी इसमें भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदी ऐसी वहां से ऊपर के पर्वत से निकलती, सरोवर से ऐसी निकल के गंगा नदी और सिंधु नदी ऐसी निकल के विजयार्ध पर्वत के अंदर से निकलती हुई जाके लवण समुद्र में गिर जाती है। तो ये 2 नदियां जब निकलती हैं तो ये भरत क्षेत्र के 6 पार्ट हो जाते हैं। एक तो विजयार्ध पर्वत ने कर दिया तो 2 हो गए, और अब यहां से गंगा नदी निकलेगी, गंगा नदी, तो कितने हो गए? इधर से सिंधु नदी भी निकाल देते हैं, तो बीच बीच में से ऐसी निकली, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पार्ट हो जाते हैं भारत क्षेत्र के। इनको कहते 6 खंड, और इन 6 खंडों को भरत चक्रवर्ती जीतता है। अगला है हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र हैं। जैसा भरत क्षेत्र की रचना है सेम टू सेम ऐरावत क्षेत्र भी वैसा ही है। यहां भी जैसा काल चल रहा है वैसे ही का वैसा वहां चलता है ऐरावत क्षेत्र में। तो ये तो अभी भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 कालों का परिवर्तन भी होता है।
ये उत्सर्पिणी और सर्पिणी के काल हैं, इनका परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। बाकी जो बीच के जो क्षेत्र हैं, कौन से, हेमवत, हरि, इनमें भोग भूमियां हैं। विदेश क्षेत्र इसके बीच में सेंटर में है, और सेंटर में विदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है, भोग भूमि है, दोनों है। और उसके बाद रम्यक, हिरण्यवत, वहां पर भी भोग भूमि है। माने हेमवत में जघन्य भोग भूमि, हरिवर्ष में मध्यम भोग भूमि, विदेश क्षेत्र में उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि, रम्यक में मध्यम भोग भूमि, हिरण्यवत में जघन्य भोग भूमि। ऐसा भी विशेष जान सकते हैं। तो हम ज्यादा इसलिए नहीं बोलते कि याद रहेगा नहीं, और जिनको याद है सो याद ही है है ना। इस तरह से यहां पर ये सामान्य रूप से चल रहा है। विदेश क्षेत्र में भी देख लें थोड़ा सा। विदेश क्षेत्र में भी बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, और वहां कर्मभूमि भी है, भोग भूमि भी है। और कर्मभूमि के लिए वहां पर 32 नगरियां हैं, 32 नगरियां। और 32 नगरियों में एक नगरी में एक काल में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, और अधिकतम हो तो 32 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। अभी वर्तमान में कितने तीर्थंकर हैं वहां पर? हाँ, जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में अभी 4 तीर्थंकर हैं। धात्की खंड द्वीप के विदेश क्षेत्र में 8 तीर्थंकर हैं, और पुष्करार द्वीप के विदेश क्षेत्र में 8 हैं। अपन जो विद्यमान 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुणगान जो बोलते हैं ना, तो ज्यादातर सब लोग सोचते हैं ये जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 20 हैं, ज्यादातर यही सोचते हैं। जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में तो 4 हैं, फिर धात्की खंड में 8, पुष्करार्ध में 8, तो ऐसे कुल मिलाकर 20 विद्यमान वर्तमान के तीर्थंकर मौजूद, परमानेंट मौजूद हैं। हाँ, ये जम्बू द्वीप में 1 मेरु पर्वत है, धात्की खंड द्वीप में 2 मेरु पर्वत हैं, और पुष्करार्ध में 2 मेरु पर्वत हैं। तो इस तरह से 5 मेरु पर्वत ये 2.5 द्वीप में ही मौजूद हैं। और 2.5 द्वीप माने मनुष्यों का एरिया स्पेशल, मनुष्य यहीं रहते हैं, इसके बाहर नहीं। 1 मेरु में 16, तो 5 मेरुओं में 80 अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। वो कई जगह आजकल वो रचना ऐसी बनने लगी हैं, नंदीश्वर द्वीप और 5 मेरु। तो कई लोगों को ऐसा ही भ्रम हो जाता है कि 5 मेरु कहाँ है, नंदीश्वर द्वीप में है ना। नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है, और 5 मेरु की रचना अपने 2.5 द्वीप के ही अंदर है। आगे बढ़ते हैं। अब इन पर्वतों के बारे में विशेष जानकारी। तद विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरणों वर्षधर पर्वताः। उन क्षेत्रों को विभाजित, अभी जो 7 क्षेत्र बताए थे उनको विभाजित करने वाले 6 पर्वत हैं। कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 पर्वत जानना चाहिए। अब इन 6 पर्वतों का रंग बता रहे हैं, कलर कैसा होता है। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। ये 6 पर्वत क्रमशः, पहला तो है गोल्डन कलर, सोने के समान। दूसरा है चांदी के रंग वाला। तीसरा तपाया हुआ सोना। चौथा वैडूर्य मणि। 5वां चांदी। और 6वां फिर से स्वर्ण के रंग के समान है। ऐसे ये 6 पर्वत जानना चाहिए। हाँ, वो वर्षधर क्षेत्र है ना, तो इसलिए पर्वतों के नाम भी वर्षधर हो गए, उन्हीं के कारण से उनको विभाजित करते हैं इसलिए। अब आगे हैं, इनका विस्तार भी बता रहे हैं, और साथ में कैसे हैं इन पर्वतों के बारे में विशेष जानकारी। मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्तारा। इनके पार्श्व मणियों से चित्र विचित्र हैं, माने इनकी एकदम सब तरफ से क्या लगी हुई हैं, मणियां लगी हुई हैं, अनेक वैरायटी की मणियां। और इनका विस्तार कैसा है, ऊपर नीचे और बीच में सब जगह सेम है। ऐसा नहीं होता है
के ऊपर थोड़े ऐसे मुड़े हुए हों, जैसे शिखर होते ना अपने, ऐसे 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 गोल गोल घूमते हुए, बिल्कुल सेम टू सेम, ऊपर मध्य में और नीचे समान विस्तार है इनका सभी का। बिल्कुल जैसे दीवाल है, दीवाल ऐसी लगी हुई है, तो ये दीवाल की जितनी वहां से वहां तक जितने स्क्वायर फीट है, मध्य में भी उतना ही और ऊंचाई में भी उतना, ऐसी यहाँ पर भी इन पर्वतों का ऐसा विस्तार जानना चाहिए। चलिए ठीक है, अगले सूत्र पर आते हैं। 13 नंबर के बाद 14 नंबर सूत्र पर इन पर्वतों के ऊपर क्या क्या है, तो कहते हैं पद्म महापद्म तेगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्ते शाम उपरी। इन 6 पर्वतों के ऊपर क्रम से पद्म, महापद्म, तेगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 क्या हैं, तालाब हैं। एक एक पर्वत के ऊपर एक एक तालाब है, और एक एक तालाब ऐसा बता दिया पद्मादि। फिर इनका विस्तार बता रहे हैं। प्रथमो योजन सहस्राया मस्त दर्द विस्कंबो हृदय। पहला तालाब 1000 योजन लंबा और इससे आधा चौड़ा है। लंबाई है 1000 योजन लंबा और चौड़ाई उससे आधी है, यानी कितनी हो गई, 500 योजन चौड़ाई। गहराई कितनी है जमीन के अंदर, मन उस पर्वत के अंदर गहराई कितनी तालाब की, 10 योजनाओं गाह, 10 योजन गहराई है। अच्छा, उस सरोवर में, तालाब में, तालाब कहो सरोवर कहो, उसके बीच में, बीचों बीच में क्या है, तो वो भी कहते हैं तन मध्य योजनम पुष्करम, तन मध्य योजनम पुष्करम। इसके मध्य में बीचों बीच 1 योजन का कमल है, 1 योजन का कमल है। कितना बड़ा कमल, और ये सब कमल पृथ्वी कायक होते हैं, वनस्पति कायक नहीं है, सब पृथ्वी कायक हैं। जैसे वो कई बार नहीं, वो स्टैचू टाइप के वो सीमेंटेड बना दिए जाते हैं कमल, तो ऐसे ही वहां पर पृथ्वी के बने हुए हैं, सब पृथ्वी कायक हैं, वनस्पति कायक नहीं है। और ये सब कैसे हैं, तो तद द्विगुण दुगुण हृदय पुष्कराणी च, कि आगे आगे के तालाब और कमल दुगने दुगने हैं। जैसे सबसे पहला जो तालाब है, उससे अगला तालाब डबल है, उससे अगला और दुगना है, और कमल भी उससे दुगने दुगने होते गए। अब इन पर रहता कौन है, इन कमलों पर तो कौन रहता, वो नाम बता रहे हैं। तन्निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थित्या ससामानिक परिषद कहा। इन पर रहने वाली 6 तालाबों पर रहने वाली 6 देवियां हैं, मुख्य मुख्य देवियां। तो पहला तालाब है पद्म, और उस पर जो कमल है उस पर रहने वाली देवी का नाम है श्री देवी। और वो जब मान लो मरण हो जाए तो अगली जो भी आएगी ना उस जगह पर, उसका नाम भी श्री देवी ही होगा परमानेंट। अगले वाले पर ह्री देवी, फिर धृति देवी, फिर कीर्ति, बुद्धि, और सबसे अंत में लक्ष्मी देवी। ये देवियों के ये नाम हैं, इस तरह से निवास करती हैं। और एक इनके साथ निवास करती हैं जो पारिषद नाम के देव हैं, उनके साथ, सामानिक और पारिषद देव हैं, उनके साथ निवास करती हैं। और इनकी आयु कितनी है, 1 पल्योपम की है, 1 पल्ले की इनकी आयु होती है। हाँ, इसमें जो लौकिक में चलती ना, लक्ष्मी देवी, बुद्धि देवी, जो भी सरस्वती देवी, इनका उनसे कोई रिलेशन नहीं, नहीं नहीं, नहीं तो लक्ष्मी देवी माने वो लक्ष्मी देवी है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नदियां भी इनमें से बहती हैं। कितनी नदियां बहती हैं, 14 महानदियां हैं। वैसे नदियां तो बहुत हैं, लेकिन सामान्य रूप से 14 नदियां हैं। तो अपन देखते हैं इनके नाम। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला
रक्ता रक्तोदाहा सरितस्तन मध्यगाह। इन भारत आदि क्षेत्रों में से गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रूपकुला रक्ता और रक्तोदा नदियां बहती हैं। ये 14 नदियां इस पूरे जम्बू द्वीप में बहती हैं। ठीक है, भारत आदि क्षेत्र से लेकर ऊपर के सभी क्षेत्रों बहती हैं। अब आगे इनके बारे में कहते हैं द्वयोर द्वयोः पूर्वाहा पूर्वगाहा। ये दो दो नदियों में से पहली पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है, पूर्व समुद्र को। शेषास्त्व परगाहा, किंतु शेष नदियां पश्चिम समुद्र को जाती हैं। समुद्र माने कौन सा? लवण समुद्र। यहाँ के समुद्र की बात नहीं, लवण समुद्र में जाती हैं। इनकी परिवार नदियां बता रहे हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधुआदयो नद्या। गंगा और सिंधु आदि नदियों की 14,000 परिवार नदियां हैं। गंगा सिंधु तो अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, गंगा नदी, और फिर उनकी परिवार नदियां कितनी? 14,000। बहुत बहुत सारी नदियां हैं और आगे आगे तो बढ़ती जाती हैं। जैसे गंगा सिंधु की 14,000, फिर रोहित रोहितास्या की 28,000, हरित हरिकांता की 56,000, सीता सेतोदा की 1,12,000, नारी नरकांता की फिर आदि आदि होती जाएंगी, 56,000, फिर 28,000, फिर 14,000। आगे कहते हैं तद्विगुण दुगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। कि विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार क्षेत्र के विस्तार से दूना दूना है। माने यहाँ से पर्वत और क्षेत्र डबल डबल होते जाते हैं विदेश क्षेत्र तक, फिर उसके बाद आधे आधे होते चले जाते हैं ऐरावत क्षेत्र तक। उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तर के क्षेत्र पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र पर्वतों के समान है। जैसा यहां पर है वैसा ही विदेश क्षेत्र के उस पार है। सूत्र नंबर 27 पर आते हैं। भरतैरावत्योर वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम। भारत और ऐरावत क्षेत्रों में सर्पणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है। भारत ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है। सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा, फिर दुष्मा, फिर दुष्मा दुष्मा, ऐसे 6 काल का परिवर्तन भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, ये 2 जगह ऐसा काल परिवर्तन होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। अवसर्पणी काल में सब कुछ घटता चला जाता है और उस सर्पणी काल में सब कुछ आयु बल आदि बुद्धि सब कुछ बढ़ती चली जाती है। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्यता, सूत्र नंबर 28 इसमें 61 पेज पर है। भारत और ऐरावत के सिवा शेष भूमियां अवस्थित हैं। भारत और ऐरावत क्षेत्र में ही परिवर्तन होता है, जो शेष भूमियां हैं वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जहां चौथा काल है परमानेंट चौथा काल, जहां भोग भूमि है तो परमानेंट भोग भूमि, नो चेंज। जो भी चेंज और बदलाव हैं भारत और ऐरावत क्षेत्र में ही होते हैं। आते हैं सूत्र नंबर 29 पर, बैक पेज नंबर 59 पर। एक द्वित्रिपल्योपम स्थित यो हेमवतक हारी वर्षक देव कुरव कहा। हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण है। हेमवत की कितनी, हेमवत क्षेत्र में आयु कितनी है? 1 पल, क्योंकि वहां जघन्य भूभूमि है, परमानेंट। हरिवर्ष क्षेत्र में 2 पल है आयु, वहां परमानेंट मध्यम भूभूमि है। और देवकुरु ये विदेश क्षेत्र में ही एरिया है एक देवकुरु, उस देवकुरु में सदा उत्तम भूभूमि रहती है और यहाँ 3 पल्ल की आयु वाले मनुष्य त्रियंच रहते हैं। ठीक है। अब तथोत्तराः,
तथोत्तरा माने दक्षिण के समान उत्तर में स्थिति है। इसका उल्टा लगा दो उधर, कैसा लगा दें कि जैसे अभी यहां बताया ना इसका पर्वतों का, तो वहां लगा लें। कैसा लगाएंगे? हेमवत हरिवर्ष। फिर इधर देखेंगे हैरण्यवत में जघन्य भूभूमि 1 पल्ली की आयु, रम्यक वर्ष में 2 पल्ली की आयु मध्यम भूभूमि, और उत्तर कुरु वहां उत्तम भूभूमि 3 पल्ली की आयु वाले मनुष्य अधिक होते हैं। इस तरह से यहां पर बताया। और विदेश क्षेत्र में क्या है सिस्टम? विदेहेषु संख्येय कालाः। विदेश क्षेत्र में कितनी आयु होती है? संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। तो संख्यात वर्ष माने उत्कृष्ट कितना लगाएं? बराबर 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व ये अधिकतम है, उससे ज्यादा नहीं होती, होगी तो उससे कम ही होगी। और 1 कोटि पूर्व तो संख्यात ही है। हाँ, एक पूर्व होता है 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। और ये एक पूर्व हुआ, और यहां 1 कोटि पूर्व, इसमें 1 करोड़ का और गुणा कर दो। 70,56,000 करोड़ वर्षों में 1 करोड़ का और गुणा कर दें, जितना आए वो 1 कोटि पूर्व 21 अंक प्रमाण संख्या आएगी है? इस तरह से ये हो गया 31 नंबर का। अब भारतस्य विस्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागाः। भारत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप का 190वां भाग है। जो भारत क्षेत्र का एरिया है, जम्बूद्वीप के सामने कितना है? 190वां हिस्सा। माने पूरे जम्बूद्वीप के 190 टुकड़े करो, ऐसे में जल्दी ख्याल में आएगा। 190 टुकड़े करें अपन जम्बूद्वीप के, तो 1 टुकड़ा वो भारत क्षेत्र का मानना। इतना है भारत क्षेत्र जम्बूद्वीप के सामने, इतना सा। सूत्र नंबर 33 पर आते हैं। द्विर्धातुकी खंडे माने धातुकी खंड में क्षेत्र तथा पर्वत आदि जम्बूद्वीप से दूने हैं। माने जम्बूद्वीप में जो क्षेत्र और पर्वत हैं, जैसे भरत क्षेत्र, तो धातुकी खंड में उससे डबल हो जाएगा भरत क्षेत्र का विस्तार। ऐसा ऐसा और समझना चाहिए सभी का। पर्वत का भी डबल हो जाएगा। पुष्करार्ध में उतने ही क्षेत्र और पर्वत हैं। ये कहां तक पहुंचेंगे? जम्बूद्वीप के बाद धातुकी खंड और पुष्करार्ध में। माने धातुकी खंड में जितने क्षेत्र और पर्वत हैं उतने ही पुष्करार्ध में भी हैं। अब अगला सूत्र है अपने लिए। अपने लिए मतलब मनुष्यों के लिए। क्या है? प्रांग मानुसोत्तरान मनुष्याः। किसी को ऐसा मन हो कि अरे कितना कितना विस्तार है, जरा हम भी देख के आए। सब जगह लिमिट बता दी, कहां तक जा सकते मनुष्य? मानुसोत्तर पर्वत तक, उसके आगे जाना संभव नहीं है। ये मानुसोत्तर पर्वत कहाँ है? पुष्करवर द्वीप है, तीसरा द्वीप जम्बूद्वीप, धातुकी खंड द्वीप और पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच एक पर्वत है जिसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए उसका नाम ही रख दिया मानुसोत्तर। इसके उत्तर में उस तरफ मनुष्य नहीं जा सकते, इसलिए इसका नाम है मानुसोत्तर। और पुष्करवर द्वीप के बीच में है। उसके आगे का आधा हिस्सा तो उस तरफ चला गया, इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो आ जाता है मनुष्यलोक में, है ना, जिसको अपन ढाई द्वीप कहते हैं। तो जम्बूद्वीप 1, धातुकी खंड 2 और पुष्करार्ध ये आधा ही, पुष्करवर द्वीप का आधा हिस्सा, तो ये हो गया आधा ही, तो ये हो गया ढाई द्वीप पूरा कम। पंचम काल का मनुष्य तो ठीक,
चतुर्थ काल का भी हो, और चतुर्थ काल का तो ठीक मुनिराज भी हो, मुनिराज सामान्य तो छोड़ो, चारण रिद्धिधारी हो, महान रिद्धि वाले हो, मुनिराज तो छोड़ो, तीर्थंकर भी हो, वे भी मानुषोत्तर पर्वत के उस तरफ नहीं जा सकते। माने मनुष्य, कोई भी मनुष्य मात्र, सिद्ध भगवान भी, सिद्ध भगवान तो इनसे पार हो गए मनुष्यों से, वे भी जाएंगे तो 2.5 द्वीप के सीमा के अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं निकलते। माने 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। कोई देवादिक भी ले जाने का प्रयास करे तो कोई देव भी उनको नहीं ले जा सकते, है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है वहां। चलो आगे आते हैं अगले सूत्र पर। सूत्र नंबर 36 है आर्या मलेच्छाश्च। इसमें मनुष्यों के 2 प्रकार बता रहे हैं। मनुष्य 2 प्रकार के हैं, आर्य और मलेच्छ। अब यहाँ एक चीज और समझना चाहिए कि आर्य सामान्य रूप से इनकी परिभाषा इसमें देखो लिखी है, जिसमें धर्म प्रवृत्ति हो उन्हें कहते हैं आर्य। अब आर्य भी 2 प्रकार के, रिद्धि प्राप्त और रिद्धि को अप्राप्त, ये 2 प्रकार के आर्य होते हैं। और म्लेच्छ जिनमें धर्म प्रवृत्ति ना हो वे कहलाते हैं म्लेच्छ। इसमें भी 2 प्रकार के म्लेच्छ हैं। एक कर्म भूमिज, जो म्लेच्छ खंड हैं 850 म्लेच्छ खंड हैं टोटल। एक तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अपन ने 5 म्लेच्छ खंड जाने, ऐसे ही 5 म्लेच्छ खंड ऐरावत क्षेत्र के हैं। ऐसे अपन सब मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे म्लेच्छ खंड हैं? हाँ, 32 नगरियों के, और वो भी 2.5 द्वीप की 32 नगरियों के, तो कितने 2.5 द्वीप के कितने हो जाएंगे? टोटल मिला के 850 म्लेच्छ खंड होते हैं। एक कर्म भूमिज और अंतर्द्वीपज कुभोग भूमि, इनमें भी म्लेच्छ रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं? ये लवण समुद्र और कालोदधी, लवण समुद्र और कालोदधी, इन 2 समुद्रों में भी बीच में टापू वगैरह होते हैं ना, जैसे इधर के समुद्रों में भी कहीं बीच बीच में, तो ऐसी जगह पर एक कुभोग भूमि वाले मनुष्य रहते हैं। और कुभोग भूमि वाले मनुष्य ये कितने बताए, कितनी कुभोग भूमियां? 96 कुभोग भूमियां होती हैं। और वहां के मनुष्यों का तो हालचाल कैसा होता है? आधे मनुष्य हैं, आधे तिर्यंच हैं। कैसे हैं? कोई पूंछ वाले मनुष्य होते हैं, कोई ऐसे हैं कि यहाँ नीचे तक का हिस्सा मनुष्यों का है, ऊपर शेर का चेहरा है, बंदर का है, भालू का है, चीते का है, ऐसे ऐसे। कोई एक कान वाले होते, कोई एक पैर वाले होते हैं। ऐसे बहुत बहुत वैरायटी के एक कुभोग भूमि के मनुष्य होते हैं, जो लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में पाए जाते हैं। ये सारे म्लेच्छ कहलाते हैं। माने कर्म भूमि के म्लेच्छ खंड वाले भी और अंतर्द्वीपज ये म्लेच्छ। कई लोग ये विदेशियों को म्लेच्छ कह देते हैं, वो ठीक नहीं है। ये जो अंग्रेज हैं, अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, इधर उधर के, ये म्लेच्छ नहीं कहलाते। ये तो सब अपने आर्य खंड में ही हैं है? हाँ, ऐसा बोलने की परिपाटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और देखो, धर्म तो उधर भी है, और है ना, अमेरिका हो चाहे यूरोप, जहां जहां के एरिया हो, धर्म तो उधर भी है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। उधर भी मुनिराज हुए ही हैं, पहले मुनिराज हुए हैं, वहां से भी मोक्ष गई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये म्लेच्छ और आर्य, इन दोनों का स्वरूप यहां पर कहा। आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 37। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं। कर्म भूमियां कौन सी? देव कुरु और उत्तर कुरु के अलावा, क्योंकि देव कुरु उत्तर कुरु तो ये भोग भूमियां हैं, उत्तम भोग भूमियां। और भरत, ऐरावत और विदेह
माने भरत क्षेत्र की कौन सी भूमि? कर्म भूमि। ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमि। परमानेंट नहीं, जब जहां जहां जब जैसी कर्म भूमि काल परिवर्तन के अनुसार होती है, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमि, और विदेश क्षेत्र में भी जो 32 नगरियों वाली व्यवस्था है वहां पर भी कर्म भूमि। तो कर्म भूमियां कितनी हो गई? कुल 15 हो गई। कैसे हो गई? 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 विदेश क्षेत्र हैं। तो इस तरह से ऐसी 15 कर्म भूमियां होती हैं। कर्म भूमियां तो जानते हैं ना सब, जहां पर काम करके खाना पड़ता है, सीधी सरल भाषा में है, बिना कमाए कुछ नहीं मिलता। हाँ, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ठीक है। कर्म भूमि से मूलतः तो कर्म भूमि का सामान्य अर्थ तो जहां पर कर्म करना पड़ता है। नहीं, 8 कर्मों की बात नहीं है। यहाँ जो कर्म असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, कला, इस तरह के 6 कर्म जिन जहाँ करना पड़ते हैं और इनसे अपना जीवन चलाते हैं, वो कर्म भूमि कहलाती हैं। और भोग भूमि में जहाँ मात्र भोग हैं, कर्म कुछ नहीं करना, बैठे बिठाए कल्प वृक्ष लगे हैं, जो चाहिए वो सब मिल जाए तुरंत, तो वो कहलाती भोग भूमि। भोग भूमि में 4 ही गुण स्थान होते हैं और कर्म भूमि में पूरे हो जाते हैं सारे गुण स्थान, और गुण स्थान अतीत भी कर्म भूमि से हो सकते हैं। तो ये हो गया, कर्म भूमि कितनी हो गई टोटल? 15। और भोग भूमि कितनी है? 30। अच्छा, कौन सी 30? बराबर, बराबर, बहुत बढ़िया। आपको तो पूरा एकदम रटा हुआ है? माने ये कैसे हो गई? जम्बू द्वीप में 6, जम्बू द्वीप में कितनी? 6। कैसे हो गई 6? विदेश क्षेत्र में 2, उत्तर कुरु और देव कुरु, और उसके नीचे इधर आ जाओ इस तरफ हेमवत हरि, और उधर रम्यक हैरण्यवत। तो ऐसी 6 हो गई जम्बू द्वीप संबंधी भोग भूमियां। ऐसे ही धात्विक खंड में हो जाएंगी 12, और पुष्करार्ध में भी हो जाएंगी 12। तो ये कुल कितनी हो गई? 30 भोग भूमियां हो जाती हैं। तो 15 कर्म भूमियां, 30 भोग भूमियां और 96 कुभोग भूमियां। सूत्र नंबर 38, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति परावरे, नृ माने मनुष्य, मनुष्यों की जो स्थिति कितनी है, तो कहते हैं उत्कृष्ट और जघन्य। तो उत्कृष्ट तो है 3 पल्योपम, त्रिपल्योपम, और जघन्य है अंतर्मुहूर्त। मनुष्यों की आयु उत्कृष्ट है 3 पल्ल, ये भोगभूमि उत्तम भोगभूमि वालों की होती है, और जघन्य होती अंतर्मुहूर्त एक कर्मभूमि वाले मनुष्यों की होती है। और तिर्यंचों की, तिर्यज्ञो न जानांच, तिर्यंचों की स्थिति भी उतनी ही है जितनी मनुष्यों की। उत्कृष्ट 3 पल्ल, जघन्य अंतर्मुहूर्त। इस तरह से यहाँ पर ये अपना 3रा अध्याय बराबर पूरा होता है।